नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम आए हैं सर के पास, जो कि दान बहादुर जी हैं, एडवोकेट हैं। सर से हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है। 25 तारीख को जो है लोकसभा के चुनाव हैं दिल्ली में। तो हम बातचीत करते हैं सर से कि पब्लिक जो है 25 तारीख को वोट डालने जाएगी। क्या उनके मुद्दे होने चाहिए, क्या विशेष है जो कि देश में चल रहा है, क्या चीज होनी चाहिए कि पब्लिक किस बिहाफ पर जो है वोट डालने जाएगी। क्या लगता है सर, आप एक एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि पब्लिक जो है अब की बार वोट डालने जो जाएगी 25 तारीख को दिल्ली में, किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। समय दिया। देखो, लोकसभा का चुनाव 2024 का एक विषम स्थितियों में चुनाव हो रहा है। केंद्र में 10 साल से बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार है। तो इस चुनाव में मेरे विचार से जनता को ये सोच के वोट देना चाहिए कि पीछे से 10 साल में इस सरकार ने क्या किया और आगे इस सरकार का मुद्दा क्या है या विपक्ष वालों का मुद्दा क्या है। मेन विषय ये होना चाहिए। अब जैसे आज देश में 10 साल में 2 लाइन सुना दूं आपको कि छात्र हुआ शिक्षा से वंचित, नौजवान है बेरोजगार, हाल किसानों का मत पूछो, आज हुआ कितना लाचार, इतनी अधिक बढ़ी महंगाई, मचा हुआ है हाहाकार, अगर चाहते हो हक अपना, बदल दो नफरत की सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ। नफरत की सरकार? नफरत की सरकार क्यों बोल रहे हैं सर? मैं नफरत फैला दी उन्होंने? हाँ, इन्होंने इतनी नफरत फैलाई। लब जिहाद, रोमियो, देखा होगा कि कोई भी भाई बहन जा रहा है, बाप माँ बेटा जा रहे हैं, तो उसे पकड़ के उसे तंग किया गया, मारा गया, उसे अपमानित किया गया, भाई बहन को अपमानित किया गया। और नफरत ये है, हिंदू और मुसलमान के बीच तो कोई ऐसी चीज नहीं बची कि जिस पर के शमशान तक चले गए कि अगर कब्रिस्तान बन रहा तो शमशान बनना चाहिए, यानी कि हिंदुओं के लोग शमशान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। तो नफरत का कोई ऐसा एजेंडा नहीं बचा जिस पर कि ये सरकार न चली हो। और हंसोगे आप कि ऐसे समय को अमृत काल कह रहे हैं। जो नफरत का काल है उसे क्या कहा जा रहा है? अमृत काल। बताइए अमृत कहाँ हो रहा है? लेकिन कह रहे हैं ये तो विश्वगुरु बना रहे हैं हम देश को। विश्वगुरु ये तो पाकिस्तान के शिष्य बने हुए हैं, गुरु कहाँ से बने? पाकिस्तान में नफरत फैलाई गई है, पाकिस्तान में दंगे भड़कते, उन्हीं से गए थे नवाज शरीफ साहब के शरण में, उनकी माँ के चरण में गए थे एक बार, तो वहां से लौट के आए हैं, उनका शिष्य बन के आए। तब से देश में नफरत फैलाए कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पे राजनीति होती, वही सीख के आए। अच्छा सर, ये बताइए इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में तो आपको जानते ही होंगे। क्या लगता है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा खतरनाक हो गया। कहने का तो हिंदी भाषा में उसे चंदा कहते हैं, लेकिन चंदा नहीं, फिरौती है। कैसे सर? और भारत जैसे लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सरकारी ऑफिसरों के द्वारा ये डकैती है। मैं अब कैसे कह रहा हूं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है। इसको अखबारों में छापा गया। इलेक्टोरल बॉन्ड वो है, कहने का शुद्ध भाषा में चंदा है। लेकिन जिससे चंदा लिया गया कोई प्रेम से 10-20 करोड़ नहीं देगा, तो उसके यहाँ सीबीआई भेज दी गई, सीआईडी भेज दी गई, उसे गिरफ्तार किया गया और डर के मारे 100 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ दिया। तो एक फिरौती है, जैसे माफिया वसूलते थे कि आप 10 लाख दे दो, नहीं दे रहे हो तो छापा मार दी। तो सरकारी गुंडागर्दी और फिरौती है। तो ये चंदा नहीं, फिरौती यूं है। अब देखो, बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया,
बनते गो भक्त हैं। कितनी गायों को कटने के बाद ये चंदा का राशि दिए होंगे। और जाने दो, सबसे खतरनाक तो ये है क्या, हाँ, वैक्सीन। वैक्सीन आपको पता है कि फिट नहीं है, मानकों पे नहीं है, उसको पेटेंट नहीं किया गया। इसके बावजूद हर जगह प्रतिबंध लगा था, आपने चालू करा दिया। क्यों? कि पैसा दे दो, कुछ भी करा लो। अरे कम से कम जो आपके वोटर थे उनकी तो जान की सुरक्षा करते। जो मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री जी के लिए जान देते हैं, भक्त जिसे कहते हैं, लोग अंधभक्त कहते हैं, उनको भी टीका लग गया। गुप्त सूचना से ही बता देते, नहीं बताए। सबसे खतरनाक है, बताओ, एक जिम्मेदार व्यक्ति देश का, जिस वक्त कोविड का टीका लग रहा, भगवान न करे पूरे देश को कि किसी को ऐसा कुछ हो, ना किसी को टेंशन लेने की जरूरत है, ना किसी को टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। अच्छा सर, कह रहे हैं हम लोग विकास के, हम बात कर रहे हैं चुनावों की सर। 25 तारीख को है दिल्ली में चुनाव, पूरे देश में चल ही रहा है। कह रहे हैं हमें विकास के नाम पे वोट डलेगा, हमने विकास किया है। क्या विकास किया है? अब वही कहूंगा, मैंने भी 4 लाइन सुनाया कि छात्रवास शिक्षा से वंचित। विकास शिक्षा से होता है। शिक्षा का निजीकरण कर दिया, फीस बढ़ा दी, आगे क्या किया कि लोग बेरोजगार हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के बाद रोजगार घटा दिया। 350 IAS प्रधानमंत्री जी, ऐसी चर्चा है कि हर साल बिना एग्जाम के, बिना IAS परीक्षा पास किए IAS बनाते हैं। कितने? 350। ये जो छात्र पढ़ रहे हैं, इन छात्रों के साथ इसमें सभी वर्ग के हैं, दलित, पिछड़ा, आगड़ा, मुस्लिम सब हैं। इन छात्रों के भविष्य के साथ मजाक नहीं है। ये विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। फिर बिना पढ़े लोग IAS बनेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, वो कर रहे हैं। देश गर्त में जा रहा। इन्हीं के नाते मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये कठपुतली बन के रह जाएंगे। अरे भाई, बिना पढ़े लिखे, बिना योग्यता के IAS जो भर्ती 350 कर रहे हैं, उन्हीं हकीम खतरे जान। जैसे कोविड की दवा देश के लिए खतरा बनी है, वैसे वो IAS देश के लिए खतरा बनेंगे। आगे विकास के नाम पे क्या विकास किया? हाईवे बनवा दी, हाईवे बनवा दी। मुझे कहने दो, इन्होंने हाईवे कहाँ बनवाया? इन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश चले जाओ। उत्तर प्रदेश में एक मायावती जी ने दिल्ली से आगरा बनवाया था, आगरा से लखनऊ अखिलेश जी ने बनवाया था, लखनऊ से पूर्वांचल गाजीपुर तक का जो एक्सप्रेस वे बनवा दिया। एक्सप्रेस वे जो है, उस एक्सप्रेस वे में 6 लेन थी, उसे 4 लेन कर दिया। 8 लेन थी, उसे 6 लेन कर दिया और खर्चा बढ़ा दिया। आगे जहां विकास की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इन्होंने देश का विनाश किया। विनाश किया, रेल को निजी हाथों में दे दिया, आरक्षण खत्म। हवाई जहाज प्राइवेट हो गया कि नहीं? निजी हाथों में गया, समाप्त। तीसरा, पानी की जहाजें, लाल किला, सब कुछ तो बेचते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि बेच रहे हैं वो विकास है, को विनाश है। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी जी राष्ट्रीय हित में अच्छा काम करे, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया जो कई सदियों से चला आ रहा था। देखो, अगर मैं सही कहूं तो मोदी जी ने जितना गलत काम किया, इतना गलत काम भारतीय लोकतंत्र में किसी ने नहीं किया। भारत की संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है उनका यह आदेश। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्म का पक्ष ले, एक के लिए दूसरे के लिए गाली दे, तो ये नफरत है। ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो नफरत फैला रहे हैं, ये मोदी जी देश के लिए नफरत काल को अमृत काल भले कह रहे हैं, लेकिन नफरत लेकिन ये तो कह रहे हैं अब की बार भी 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 तक इनका कुछ भी नहीं है, जो है वो 400 के पार है। अच्छा, 543 सीटों में से 400 निकाल दो, 143 बची। 143 बची तो ये है उनका। और दूसरा, अब की बार वो जाएंगे 7 समुंदर पार, जहां उनके दोस्त नीरव मोदी, नीरज मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या
अरबों रुपए लगा के लेके गए हैं, 7 समुंदर पार उनका स्थान है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं महिलाएं बड़ी सुरक्षित है मोदी जी के राज्य में। आपने जंतर मंतर पे जो पहलवान महिलाएं थी उनके साथ क्या हुआ पता है? नहीं पता कि महीनों तक धरने पे बैठे रही और उनकी एक भी बात नहीं सुना, लाठी डंडे से मार के उनको हटाया गया। मणिपुर में एक सेना के जवान की पत्नी को नंगा करके उसके साथ अपमान किया गया। ये महिलाओं का, पूरे देश में महिलाओं के साथ अपमान की घटनाएं हुई, ये अलग बात है, लेकिन उस घटनाओं पे मोदी जी कितना एक्शन लिए ये मेन बात है। किसी की सरकार में घटना हो सकती है, पर उसके लिए ये तो आसाराम से लेके आज तक के जितने हैं आसाराम के शिष्य, उनकी सुरक्षा में, आसाराम के मार्ग पे चलने वालों के संरक्षक। जी, ये बताइए, ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है कि दोबारा से बनेगी इनकी सरकार या फिर बदलाव होगा? देखो, टीवी इनकी है, अखबार इनका है, और अरबों रुपए लगा के खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर, बैनर। टीवी अखबार मान लेते हैं उनके, यानी झूठ, लेकिन जनता तो नहीं है, जनता का तो विवेक है। मैं वही कह रहा हूँ, जनता को दिन भर झूठ दिखाया जाता है, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि जो टीवी पे चल रहा है, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं खुद ही 2 साल से टीवी नहीं देखता। कहने का मतलब टीवी पे विश्वस्त खबरें नहीं चलती। आप सबका सम्मान हो रहा, बधाई दूंगा आपको। आप जैसे चैनल वाले बधाई के पात्र हैं। कितनी तारीफ करूं कि खड़े होके देश की आवाज हैं आप, और सारे मीडिया चैनल हैं, मैंने उनको देखा है कि एक भी बेटियों के ऊपर हो रहे जुल्म, महिला पहलवानों पे हो रहे जुल्म पे, जातीय क्षेत्र में कि जाट की बेटी है या हरियाणा की बेटी है जो कि राष्ट्र के लिए खिताब लाई थी, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करा। अब कहने का मतलब यह है कि विकास इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने बिजली के बांध बनाए, कितने डैम बनाए, जीरो। कितने एम्स खोले, जीरो। बता दिए बिहार में 80 यूनिवर्सिटी खोले हैं। तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री गए उस क्षेत्र में, दिखाए कि यहाँ तो जंगल हो जा रही है। ऐसे ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में इनका कोई भी सानी नहीं है। आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो इतनी है, मैंने उसी पे गीत सुनाया था कि इतनी अधिक बड़ी महंगाई, मचा हुआ है हाहाकार। लोग की थाली से नींबू, प्याज, सब्जी गायब, नमक रोटी खाने पे लाचार हैं। बाजार जाते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, मजदूरों की, गरीबों की, और महंगाई बढ़ गई। तो दूध तो बहुत बड़ी बात हो गई, यानी कि हर जगह इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि महंगाई से देश त्रस्त है, और किसानों की तो हालत लग रहा है अगर बदलाव हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। आपको लगता है कोई सरकार ऐसी आएगी कि महंगाई कम कर सकती है क्या? अब मैं इतने बताऊंगा, 70 साल में जितनी महंगाई, लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है सर, अगर महंगाई है तो। बात तो पूरी होने दे। 70 साल में जितनी महंगाई हुई उतना इकट्ठे बढ़ा दिया इन्होंने। रेल का भाड़ा जितना था 2014 में, उससे डबल आज हो गया। समझो कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। ये तो कहे थे रेल का भाड़ा आधा हो जाएगा, डबल कर दी। आप मोदी जी के विरोधी हैं इस वजह से कह रहे हैं, या फिर आपको वास्तविकता लगती है? मैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हर नीति का विरोध करता है जो राष्ट्र में विरोधी है। जैसे आज तक इन्होंने पुलवामा में सैनिकों की हत्या हुई, उसकी जांच नहीं कराई। अब क्या कहूं कि आतंकियों के साथ है? अब आपसे पूछ रहा हूं, या जवानों के साथ है? कहते थे इनके समय में जवानों को दाल नहीं दी गई। सैनिकों ने कितने टीवी वीडियो वायरल हुए, उन्हें कारगिल में लड़ने भेज रहे हो, खाली पानी भरी दाल पिला के भेज रहे हो, और जिन जिन ने बोला उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन्हें जेल डाल दिया। तो ये सैनिक विरोधी है। सैनिकों का इन्होंने इतना अपमान किया कि अग्निवीर बना दिया, उनकी सारी नौकरी खा गए, 4 साल की कर दिया।
सरहद पे मरने वाला हर वीर तो भारतवासी, ये गाना गाया जाता था। अब सरहद पे अगर अग्निवीर पड़ेगा तो उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसे राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। सैनिकों का अपमान भारत में किसी प्रधानमंत्री ने किया तो इसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। बेटियों का अपमान हो रहा तो इसी यशस्वी प्रधानमंत्री की छत्र छाया में हो रहा। किसानों, हजारों किसान मारे गए। तो लास्ट में क्या क्या मुझे कहने दो, देश किसानों का है, देश जवानों का है, देश महिलाओं का है, देश युवकों का है। बताओ चलिए, आप किसानों, महंगाई की बात करें, 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। 5 किलो राशन और जोरदार भाषण क्या है? 5 किलो राशन जोरदार भाषण तगड़ महाभारत क्योंकि इनकी तरफ से सारी मीडिया लगी है, लेकिन बीजेपी हारत अब मेरा ये कहना है कि ये 5 किलो राशन, शर्म नहीं आती है ऐसे कहते हुए कि हमारे देश की हालत है 5 किलो राशन दिया जा रहा। प्रधानमंत्री जी को 25 किलो राशन दूंगा, सत्ता छोड़े, 30 किलो ले ले, सत्ता छोड़ दे। जनता ने चुना है ना, वो कैसे छोड़ देंगे? अरे अभी तो ईवीएम में पकड़ा गया गाजियाबाद में कि एक आदमी 10 वोट डाल रहा, फर्रुखाबाद में 10 वोट डाल रहा, कांग्रेस की पर्ची दबाओ तो भाजपा जा रही है। कैसे जीत गए हैं? अगर ऐसे थे तो पूरे बनारस में 20 लोगों के पर्चे खारिज कर दिए। पूरे भारत में हर जगह जिन कैंडिडेटों ने अपना नामांकन किया, मैं तो चुनाव आयुक्त से आपको तो उन्होंने मूल बातें लिखी है और करी है तो खारिज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 36(4) जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार कि मान लीजिए उसके प्रस्तावक जितने हो दे दे, 25,000 या जो भी फीस है वो दे दे, सही समय पे जमा कर दें तो पर्चा नहीं खारिज होगा, छोटा मोटा त्रुटि होने पे। लेकिन पूरे देश में 50% पर्चे खारिज किए। भारत के 140 करोड़ कहते हो, 100 करोड़ कहते हो, जो भी है, सबको लोकसभा या किसी भी चुनाव में लड़ने का अधिकार है। ये चुनाव अधिकारी और चुनाव आयुक्त की क्या हैसियत है कि किसी के चुनाव लड़ने से वंचित कर दे? वो देख रेख करने वाले हैं। सिर्फ 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 जनता किसी को इलेक्ट कर सकती है और किसी को रिजेक्ट कर सकती है। जिसको चाहेगी सांसद बनाएगी, जिसको चाहेगी सांसद नहीं बनाएगी। लेकिन चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, राज्य चुनाव आयुक्त, मेरा सब पे आरोप है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, अन्याय किया है कि 50% लोगों के पर्चे कैंसिल करके अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो लास्ट में जनता से क्या अपील? लास्ट में जनता से ही कहूंगा कि संविधान खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं हम नहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा उनके 7 नेताओं ने अलग अलग जगहों पे कहा है 400 सीट दो, मैं संविधान खत्म करूंगा। तो मेरा यह कहना है ये चुनाव संविधान को बचाने और संविधान को समाप्त करने के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। अगर देश की जनता दंगा चाहती है, नफरत चाहती है, हिंदू मुसलमान में तूफान चाहती है, तो जो नफरत पैदा कर रहे हैं उनको वोट दे दो। संविधान मिटाना चाहते हो तो उनको दो। अगर रोजगार चाहते हो, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा चाहते हो, रोजगार चाहते हो, देश में विकास चाहते हो, शिक्षा चाहते हो और आरक्षण को चाहते हो, तो इंडिया गठबंधन को दो। प्रधानमंत्री जी को इंडिया शब्द से इतनी नफरत है कि संविधान से इंडिया शब्द हटा रहे थे। देश में आवाज उठी तो चुप ही है। कह रहे थे अंग्रेजी में लिखा है, और रियल बात है कि अंग्रेजी से उन्हें नफरत नहीं है, रोज अंग्रेजी में बोलते हैं। सुनो, पर डे भाषण सुनो, अंग्रेजी से नफरत नहीं है, इंडिया से नफरत है। इंडिया को इंडी कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सच्चे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, क्या कहते हैं? इंडी, इंडिया, इंडिया
देश का नाम है। इंडिया गठबंधन होने के नाते इंडिया शब्द से इन्हें नफरत आपको हो लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा? गई। ये तो जनता के हाथ में है। नहीं, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि देश की जनता जान गई है। हम इनके सभाओं को देखते हैं, भीड़ नहीं आती है। 500-500 रुपया दे के बुलाते हैं तो आते हैं, किराए पे आते हैं, ऑफिसर बुलाए जाते हैं, पुलिस पीएससी के लोग जवान बुलाए जाते हैं इनकी सभाओं को। ये देखो, दूसरी तरफ इसी धूप में विपक्ष की सभाओं में लाखों की भीड़ हो रही है, तो दिख रहा है कि कुछ परिवर्तन है। ये बेईमानी ना करें, ईवीएम से चोरी ना करें, ईवीएम में बटन दबाने पर गड़बड़ ना हो, तो ये बिल्कुल 100 के नीचे रहेंगे। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 7 समंदर पार जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट दान बहादुर यादव जी। अगर आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।